नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। चलिए स्वागत करता हूं आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे आपसे आरटीपी मई 23 ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यस, बहुत डिटेल में बात करूंगा, बट हाँ क्विकली बात करूंगा। ज़्यादा ये नहीं करूंगा कि फैलाऊंगा, बट हाँ जल्दी जल्दी आपको ग्लिम्स दे जाऊंगा हर क्वेश्चन का जो आरटीपी के अंदर है, क्योंकि मुझे पता है आपके पास समय कम है। तो आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को 1.5x के अराउंड पे रन करके देखना, तो मोटा मोटा 40 आधे घंटे 40 मिनट में आपका पूरा का पूरा आरटीपी सॉल्व हो जाएगा। और एक बार अगर आपने वीडियो देख ली पूरी, तो आपको आरटीपी अपने हाथ से सॉल्व भी नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा। आपको पता होगा कि आरटीपी के अंदर क्या है। ठीक है, चलो आ जाओ शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं, जो आपका इंडेस 110 लिखा हुआ है वैसे तो, बट इंडेस 103 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, पहले एक छोटा सा ग्लिम्स दे देता हूं आपको, क्विकली रीड कर लेंगे फिर। दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको जो याद रखनी है वो बता देता हूँ। पहली चीज़ आपको जो याद रखनी पड़ेगी, सिंस दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन, तो जो आपने पहले इन्वेस्टमेंट करी थी आपको उसे फेयर वैल्यू करना पड़ेगा ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, और फेयर वैल्यूएशन पे जो भी गेन लॉस होगा वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अब ये अनडाउटली प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, मतलब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रिजर्व्स में इसे ऐड करना पड़ेगा। ये वो चीज़ें जो बच्चा भूल जाएगा। सेकेंड, यहाँ पर एनसीआई फेयर वैल्यू पे निकल रहा है, प्लस आपको प्रीवियस इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू करना है, बट फेयर वैल्यू दी नहीं है। तो इन दैट केस आपको जो आपने एक्विजिशन करी है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब जो डेट ऑफ एक्विजिशन पे जो भी खरीद रहे हो, जिस फेयर वैल्यू पे खरीदे हो, आपको उसके बेसिस पे निकालनी पड़ेगी। ठीक है। तीसरी चीज जो इस क्वेश्चन के अंदर एक अच्छी दे रखी है, वो है कि आपको एक इंटेंजिबल एसेट दे रखा है, ब्रांड नेम दे रखा है, जो एक्वायरी ने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, बट जिसकी एक फेयर वैल्यू है। तो एक्वायरर जब डेट ऑफ एक्विजिशन पे एंट्रीज डालेगा तो उस ब्रांड नेम की फेयर वैल्यू को भी आइडेंटिफाइबल नेट एसेट में इंक्लूड करेगा। ये 3 पॉइंट है जो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे ठीक थे। इसके अलावा दिस इज अ सिंपल बिजनेस कॉम्बिनेशन क्वेश्चन, जहां पर आपको गुडविल निकालनी है, एनसीआई निकालना है, डेट ऑफ एक्विजिशन पे जर्नल एंट्रीज करनी है, और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक काम करते हैं, क्विकली क्या करते हैं, क्वेश्चन को रन कर लेते हैं, बट अगर आपको आता है तो आप यहाँ से स्किप करके अगले क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा भी सकते हैं आप। देखिए, हाई स्पीड लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स कार। द कंपनी वांट्स टू फोरे इनटू टू व्हीलर बिजनेस एंड देयरफॉर इट एक्वायर्स 30% इंटरेस्ट इन क्विक बाइक्स लिमिटेड फॉर ₹5 लाख। यहीं से मुझे समझ आ जाता है कि ये एक्वायरर होगा, और क्विक बाइक्स कौन होगा, एक्वायरी होगा। तो जब आप आंसर लिखेंगे तो वहां पे सारी चीजें आप लिखेंगे। उससे कहा 30% तो आपने ले लिया था 5 लाख रुपए पे 1 नवंबर को, एंड एडिशनल 25% आपने लिया है 1 जनवरी को 5 लाख रुपए पे। तो पहले 30 था, अब 25, तो 55% हो गया। ऑल्दो इंडेस 110 कहता है कि जरूरी नहीं है 55% पे कंट्रोल है, बट क्वेश्चन में जब रिक्वायरमेंट आप पढ़ोगे ना, तो वहां पे नजर आ जाएगा कि भैया ये जो 1 जनवरी है, दिस इज योर डेट ऑफ एक्विजिशन, और आपको इस पे क्या करनी है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो उससे अपने को ये क्लियर हो जाएगा कि डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है जी, 1 जनवरी 2020x2। देखा लिखा हुआ है ना, ठीक है जी, इतना क्लियर। तो एक्वायरर कौन है वो आइडेंटिफाई कर लिया, एक्वायरी कौन है वो आइडेंटिफाई कर लिया, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है 1 जनवरी 20x2 ये आइडेंटिफाई कर लिया। सिंस बैलेंस शीट 20x2 की 1 जनवरी की बनानी है, इसीलिए इंडेस 103 लगेगा। पहली चीज डन। ठीक है सर, अब परचेज कंसीडरेशन भी लगे हाथ निकाल ही दूं। देखो 5 लाख रुपए तो ये हो गया, प्लस ये जो 5 लाख है आपको इसे फेयर वैल्यू करना पड़ेगा। कैसे फेयर वैल्यू करोगे वो देखो, 25% का स्टेक लिया है 5 लाख में, तो 30% के स्टेक की वैल्यू कितनी होगी, 6 लाख होगी। 25% की 5 लाख है तो 30% की 6 लाख हो गई। ठीक है जी। तो इसका और इसका डिफरेंस जो 1 लाख रुपए का है, वो आपका कहा जाएगा P&L में। याद रखना, इसको आपको जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे तो रिजर्व्स में ऐड करना है। बहुत बार बच्चा इसे भूल जाता है, उसके बाद बैलेंस शीट टैली नहीं होती और अटका रहता है। ठीक है, चाहो तो नीचे जहां पे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का कॉलम दिया है, यहां पे 1 लाख लिख लेना ताकि आपको याद रहे। ठीक है, चलो परचेज कंसीडरेशन निकल गई, कितनी आ गई जी, 5 लाख तो ये हो गई, और इसकी फेयर वैल्यू 6 लाख, तो टोटल परचेज कंसीडरेशन हो गई दोस्त 11 लाख। परचेज कंसीडरेशन इक्वल टू 11 लाख। ठीक है, मैं पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं कर रहा, सिर्फ क्विकली आपको बताते जा रहा हूं। आगे क्या कह रहा है, क्विक बाइक्स लिमिटेड, मतलब एक्वायरी की बैलेंस शीट दी है 1 जनवरी 20x2 को,
कैरिंग वैल्यू भी दी, फेयर वैल्यू भी दी। कैरिंग वैल्यू का तो मुझे कुछ करना नहीं, बेकार है मेरे लिए। फेयर वैल्यू की बात करता हूँ। ट्रेड पेबल लायबिलिटी ये दे दी, ये पीपी की फेयर वैल्यू है, ये इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू है, ये ट्रेड रिसीवेबल की फेयर वैल्यू है। हमने कहा ठीक है जी, अच्छी बात है। टोटल कितना आ गया? 12.5 लाख, 13 लाख, 13.5 लाख, 13 लाख में से 1.5 लाख गया, 11,50,000। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने क्या दिया, ये इंपॉर्टेंट है। क्विक बाइक्स लिमिटेड सेल मोटरसाइकिल अंडर द ब्रांड नेम सुपरस्टार विच हैज अ फेयर वैल्यू ऑफ 3.5 लाख ऑन इतना। दिस इज अ सेल्फ जनरेटेड ब्रांड, देयरफॉर इसकी रिकॉग्निशन नहीं हुई थी बुक्स में। हमने कहा ठीक है, बट हाई स्पीड जब इसे टेक ओवर करेगा, डेट ऑफ एक्विजिशन पे एंट्री डालेगा, तो उसे इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो टोटल नेट एसेट्स कितने आ जाएंगे दोस्त? इन तीनों को जोड़ लो, 3.5 लाख को जोड़ लो, 1.5 लाख घटा लो, ये आ जाएगा आपके पास 15 लाख के अराउंड आ जाएगा। 12.5, 13, 16.5 और ये 15 लाख। तो आइडेंटिफाइबल नेट एसेट आ गए जी 15 लाख। परचेज कंसीडरेशन आ गई 11 लाख। ठीक है, आपके पास शेयर है, पेरेंट के पास शेयर है 55%, तो एनसीआई के पास शेयर होंगे 45%। ठीक है दोस्त, आगे देखें। ये आपको हाई स्पीड लिमिटेड की बैलेंस शीट दे दी है 1 जनवरी की, ताकि आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना सके। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यहां हमने पढ़ ली थी, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एनसीआई को आप किस पे मेजर कर रहे हो? फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे हो। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। इग्नोर डेफर टैक्स, शुक्र है। अगर डेफर टैक्स दे देता, टैक्स रेट देता, तो आपको टैक्स रेट भी लगाना पड़ता। साथ साथ आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। अब तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। देखो, परचेज कंसीडरेशन निकल गई, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट निकल गए। एनसीआई कितना है? 45%। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा? बहुत सिंपल है। 25% स्टेक खरीदा है 5 लाख पे, डेट ऑफ एक्विजिशन पे 25% स्टेक खरीदा है 5 लाख पे, तो एनसीआई के 45% स्टेक की कैसे वैल्यू निकलेगी? 5 लाख डिवाइडेड बाय 25% इंटू 45%, 9 लाख। ठीक है। गुडविल कैसे निकल जाती है? गुडविल निकल जाती है सर परचेज कंसीडरेशन प्लस एनसीआई माइनस आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। परचेज कंसीडरेशन कितनी है दोस्त? 11 लाख। एनसीआई कितना है भाई? 9 लाख। आइडेंटिफाइबल नेट एसेट कितना है? 15 लाख। तो ये आ गया 5 लाख की गुडविल आ गई। अब तो सिंपल एंट्रीज डालनी है और बैलेंस शीट बनानी है, और कुछ नहीं करना। मैं आपको एक बार सॉल्यूशन लगे हाथ दिखा देता हूँ। देखिए जरा, देखो, जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास एग्जिस्टिंग होती है वो हमें डी रिकॉग्नाइज करनी होती है। सिंस हमने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट खरीदी, तो इन्होंने पहले 5 लाख डेबिट कर दिया, उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट थी पूरी की पूरी क्रेडिट करके क्लोज कर दी। तो देखो, पीपी डेबिट कर दिया फेयर वैल्यू पे, इन्वेस्टमेंट जो खरीदी थी उसे डेबिट कर दिया, और पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट को उठा के यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। ट्रेड रिसीवेबल फेयर वैल्यू पे डेबिट हो गया। ब्रांड जो 3.5 लाख रुपए का था, नहीं रिकॉग्नाइज था, रिकॉग्नाइज कर लिया। गुडविल रिकॉग्नाइज कर दी। 1 लाख का जो गेन था पीएनएल में जाएगा, मैंने आपको बोला था। ट्रेड पेबल फेयर वैल्यू पे आ गया, और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जी यहां पर आ गया। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है? डन है, आगे बढ़ूं। साथ साथ आप इसकी बैलेंस शीट बना सकते हैं। बैलेंस शीट बहुत सिंपल है, बट एक चीज याद रखना, वहां क्वेश्चन में आपको टी शेप बैलेंस शीट दी थी, बट जब आप आंसर बनाओगे ना, तो आपको इंडेक्स के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ठीक है जी, तो ये इंडेक्स की बैलेंस शीट है, सिर्फ लाइन बाय लाइन जोड़ा है और कुछ नहीं किया। देखो, सिर्फ लाइन बाय लाइन जोड़ दिया और कुछ नहीं है, दैट्स इट। जो भी उसकी फेयर वैल्यू, जो भी नेट एसेट्स टेक ओवर थे, जो भी एसेट्स आए थे, वो उठा के सिर्फ ऐड किए हैं और कुछ नहीं किया। बस एक चीज याद रख लेना, रिजर्व्स के अंदर 1 लाख प्लस कर दिया होगा। देखो, 15 लाख के रिजर्व थे, 1 लाख बढ़ा के कितना कर दिया? 16 लाख कर दिया। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर। तो इसके साथ ये क्वेश्चन तो अपना बन गया। हम इसी तरीके से क्विकली अपने बाकी क्वेश्चंस भी क्लोज करते हैं। देखिए, एन एंटिटी हैज फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग कॉस्ट एंड डिटेल प्राइस ऑफ गुड्स एंड अनसोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये आपको कुछ डिटेल दे रखी है, जहां पर आपको कॉस्ट दे रखा है, रिटेल प्राइस दिया है, ओपनिंग इन्वेंट्री दी, परचेज दिया, इन्वेंट्री ऑन हैंड दिया। ऑन हैंड मतलब यहाँ पे बात कर रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री की, और सेल्स फॉर द पीरियड मतलब ड्यूरिंग द पीरियड आपने क्या बेचा। हमने कहा ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं। ऑल्दो इनकी कॉस्ट नहीं दी, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे रिटेल मेथड पे कॉस्ट निकलवाएगा और कुछ नहीं करेगा। बहुत सिंपल है, 1 मिनट लगेगा, आ जाइए जरा। अप्लाइंग द रिटेल मेथड, देखो कहा ना, क्योंकि रिटेल प्राइस दिया तो कहीं ना कहीं वो आपसे रिटेल मेथड ही लगवाने वाला है, और तो क्या लगवाएगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस ओवर रिटेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस रिटेल प्राइस का कितना परसेंटेज है, तो निकाल लो। देखो, ओपनिंग प्लस परचेज इतना है, रिटेल प्राइस इतनी कॉस्ट है, दोनों की परसेंटेज निकाल लो, दोनों को जोड़ दो।
25,750 डिवाइडेड बाय 42,000, ये कुछ 60-61% आएगा. लेट मी जस्ट कैलकुलेट इट फॉर यू. डिवाइडेड बाय 61.3 आ रहा है. फॉर द टाइमिंग ये ले लो. कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, आपको इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालनी है. देखो रिटेल प्राइस दे रखा है, कॉस्ट निकालनी है. बहुत सिंपल फंडा है, सिंपल लॉजिक लगाओ. कॉस्ट जो है रिटेल प्राइस का 61% है, अभी निकाली आपने. तो भैया अगर इस 23,000 का 61% कर दूंगा तो कॉस्ट आ जाएगी. लो जी, वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स. कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होता है भैया? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग ये रहा, परचेज ये रहा, क्लोजिंग स्टॉक आपने निकाल दिया. प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट कैसे निकलता है भाई? सर सेल्स माइनस कॉस्ट. ठीक है दोस्त, कॉस्ट आपने पॉइंट नंबर सी में निकाली, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करता हूं. बहुत आसान है. इंडेक्स 19 का एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है. आपको बोला है कि नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी निकाल लो और P&L में क्या खर्चा बुक करोगे बस वो बता दो. जब नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी की बात करोगे तो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में से प्लान एसेट के बैलेंसेस घटा देना, आपके पास नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी आ जाएगी. और जब आप P&L के नंबर्स की बात करोगे तो करंट सर्विस कॉस्ट, पास्ट सर्विस कॉस्ट प्लस कोई इंटरेस्ट का खर्चा है या कोई इन्वेस्टमेंट की इनकम है तो वो घटा देना. इंटरेस्ट का खर्चा जोड़ देना, इन्वेस्टमेंट की इनकम घटा देना, आपके पास P&L का नंबर भी आ जाएगा. सारे नंबर लाइन से दे रखे हैं, सिर्फ आपको प्लस करते जाना है, कुछ नहीं करना. ठीक है, इसके अंदर बेसिकली आपको 2-2 साल के नंबर दिए हैं तो 1-1 साल के नंबर्स लेके मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ. आप सेकेंड ईयर के नंबर्स खुद कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिए 2 साल के नंबर दिए हैं तो मैं इस साल की बात कर रहा हूँ, इस साल की बात कर रहा हूँ. ठीक है, प्लान एसेट में और डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में. ये आपकी ओपनिंग की लायबिलिटी है. करंट सर्विस कॉस्ट की वजह से आपकी लायबिलिटी बढ़ती है तो आपने क्या किया, उसे जोड़ दिया. इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से भी लायबिलिटी बढ़ती है. डेमोग्राफिक अजम्पशंस, फाइनेंशियल अजम्पशन, ये बेसिकली क्या होते हैं, आपके एक्चुअल गेन लॉस का पार्ट बनते हैं. ठीक है, सिंस ये पॉजिटिव दे रखे तो मैं मान रहा हूं कि लॉसेज है. सेम वे में यहाँ नेगेटिव दे रखा है, एक्सपीरियंस एडजस्टमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर एक्चुअल गेन लॉस. सिंस ये नेगेटिव है तो मतलब इनकम है तो इसको माइनस कर देना. और कुछ दिया नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा. तो लो जी, डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी का ऑब्लिगेशन का क्लोजिंग बैलेंस आ गया. सेम वे में अगर आप प्लान एसेट की बात करेंगे तो ये ओपनिंग है, ये आपने इंटरेस्ट इनकम कमाई, जोड़ दो, इससे एसेट बढ़ेगा. कंट्रीब्यूशन किया, इससे भी एसेट बढ़ेगा, जोड़ दो. और रिटर्न ऑन प्लान एसेट, इससे भी आपकी प्लान एसेट बढ़ेगा तो इसको भी जोड़ दो. इससे आपके पास प्लान एसेट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा. दोनों का क्लोजिंग बैलेंस आ गया, डिफरेंस निकाल देना, आपके पास क्या आ जाएगा, नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी का बैलेंस आ जाएगा. बहुत सिंपल था, कुछ नहीं करना. सेम वे में जब आपको बताना है P&L में क्या जाएगा तो करंट सर्विस कॉस्ट ले लेना, पास्ट सर्विस कॉस्ट ले लेना, इंटरेस्ट कॉस्ट ले लेना और इन्वेस्टमेंट इनकम ले लेना. एक बार क्विकली सॉल्यूशन दिखा देता हूं मैं आपको. ये देखिए, ये आपको सारे नंबर्स दे दिया, एडजस्ट करके आ गया. ये प्लान एसेट का आ गया. ठीक है जी, ये नेट डिफाइंड लायबिलिटी दे दी और ये आपके P&L के नंबर्स हो गए. ठीक है, ये मैंने आपको बोला ही था. पास सर्विस कॉस्ट थी नहीं इसलिए वो लिया नहीं है, दोनों को नेट कर दो, आ जाएगा आपका नंबर. ठीक है, इतनी बात सिंपल है, सिंपल सीधा साधा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर. इस क्वेश्चन में वो आपसे एक जगह जरूर मजे ले सकता था, वो बता देता हूं. अगर बाय चांस ये नंबर मिसिंग होता, क्योंकि ये पिछला साल है, पिछले साल से आप क्लोजिंग बैलेंस निकालते फिर इस साल का ओपनिंग बनता. बट क्वेश्चन ने ऑलरेडी वो सारे काम करके दे रखे हैं तो आप जस्ट क्रॉस चेक कर सकोगे कि जो दिसंबर X1 का नंबर होगा क्लोजिंग, वो आइडली दिसंबर X2 के ओपनिंग से टैली करना चाहिए, आइडली टैली करना चाहिए, वो करेगा भी आपका. ठीक है जी, ये हो गया जी थर्ड क्वेश्चन. चलो फोर्थ पे आ जाते हैं. चलिए, इंडेक्स 102 का क्वेश्चन है. अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तो बहुत सिंपल है. अगर मैं आपसे ऑनेस्टली इस क्वेश्चन की बात करूं, दिस इज अ इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट का क्वेश्चन है, जहां पर आपको डेट ऑफ ग्रांट की फेयर वैल्यू दे रखी है और हर ईयर एंड पे एस्टिमेट दे रखा है कि कितने एम्प्लॉयज रहेंगे. तो अपना प्रिंसिपल वही रहेगा कि डेट ऑफ ग्रांट की फेयर वैल्यू लोगे, उसके बेसिस पे आप फर्स्ट ईयर के एंड पे लायबिलिटी निकालोगे. 3 साल का क्वेश्चन है तो फर्स्ट ईयर के एंड पे लायबिलिटी निकालोगे, इंटू 1/3 कर देना. सेकेंड ईयर के एंड पे फिर से लायबिलिटी कैलकुलेट, मतलब रिजर्व की कैलकुलेशन दोबारा करना. फेयर वैल्यू कौन सी रहेगी, डेट ऑफ ग्रांट की. सेकंड ईयर के एंड पे 2/3 कर देना, उससे सेकंड ईयर की लायबिलिटी आ जाएगी. फर्स्ट ईयर की लायबिलिटी घटाओगे तो सेकंड ईयर का एक्सपेंस आ जाएगा.
जब थर्ड ईयर में जाओगे तो थर्ड ईयर में जो भी आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है एक्सपेक्टेड है, या जो भी यू कैन से कि जितने भी ऑप्शंस आप लोगे इनटू में डेट ऑफ ग्रांट की फेयर वैल्यू इनटू 3/3 करोगे तो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए रिजर्व का वो आ जाएगा। सेकेंड ईयर तक आपने जितना भी बुक कर दिया था दोनों का डिफरेंस उठा के आपका एक्सपेंस बन जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। जो पहला क्वेश्चन कराते हैं ना हम इक्विटी सेटल्ड का, सेम क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन मिलेगा, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। देख लीजिए ज़रा, ऊपर का सब बकवास दे रखा है, नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। काम की चीज़ ये है, डेट ऑफ ग्रांट पे एक शेयर की फेयर वैल्यू है जी 10। 1 अप्रैल X0 को दिए थे आपने ग्रांट, कितने दिए थे जी 1000। ठीक है, अब ये बेकार है। 1 अप्रैल X0 को आपको लगा था 800 शेयर वेस्ट होंगे, क्या फर्क पड़ता है डेट ऑफ ग्रांट पे कितने भी वेस्ट हो रहे, कोई एंट्री थोड़ी ना होती है। पहले साल के एंड पे आप बोल रहे हो 780 वेस्ट होंगे, हमने कहा ठीक है, तो पहले साल की एंट्री क्या हो जाएगी दोस्त, 780 लग रहा है, एक की वैल्यू 10 है, 3 साल का है तो 1/3, 3 साल ऊपर मिल जाएगा, देख लेना आप। ये आपका 2600 का खर्चा आ जाएगा। ये पहला साल हो गया, यही आपका रिजर्व बन जाएगा, यही आपका खर्चा बुक हो जाएगा ईयर 1 के अंदर। 31 मार्च X2 को आपको लगा कि भैया 750 लोग ही लेंगे, चलो जी ईयर 2 की बात करता हूं। ईयर नंबर 2 750 लोग लेंगे, फेयर वैल्यू अंडर डेट ऑफ ग्रांट ये है, 2 साल पूरे हो गए हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 5000। ये आपका SBP रिजर्व होना चाहिए एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। आपने ऑलरेडी 2600 का बुक कर रखा है तो ईयर 2 का एक्सपेंस कितना आएगा, 5000 माइनस 2600, 2400। थर्ड ईयर के अंदर उसने एक्सपेक्टेशन को चेंज कर दिया, क्या कर दिया देखे, 750 एम्प्लॉयज कर दिया कि 750 लोग लेंगे। हमने कहा ठीक है, तो ईयर नंबर 3 पे जब आप जाओगे तो आप बोलोगे जी 750 लोग ले रहे हैं, डेट ऑफ ग्रांट की फेयर वैल्यू ये हो गया 3/3, 7500। ईयर 2 तक आप कितना खर्चा बुक कर चुके हो, आप 5000 का खर्चा बुक कर चुके हो, तो ईयर 3 पे आपके SBP रिजर्व हो जाएंगे दोस्त 7500। और ईयर 3 का अगर मैं एक्सपेंस की बात करूंगा तो आप बोलोगे 7500 में से 5000 आप ऑलरेडी बुक करके बैठे हो, तो 2500 का खर्चा आप ईयर 3 में बुक कर लेना। ठीक है, एंट्रीज डाल लेना इसकी, और कुछ नहीं है। दिस इज द एंटायर क्वेश्चन, इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में आपके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, इंड AS 101 क्या कहता है क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर आप आराम से उसे रीड कर लेना। देखिए ये क्वेश्चन बेसिकली बोल रहा है कि हुआ क्या है, कोई एक कंपनी है, कंपनी क्या करती थी, कुछ सब्सिडीज और उसके कुछ जॉइंट वेंचर थे। सब्सिडीज के वो क्या करती थी, प्रपोर्शनेट फुल कंसोलिडेशन करती थी, जॉइंट वेंचर वगैरह के वो प्रपोर्शनेट कंसोलिडेशन करती थी। उसकी कुछ गुडविल आई थी, ठीक है, गुडविल को वो अमोर्टाइज कर रहा था ओवर द पीरियड यूजिंग यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। अप टू डेट ऑफ ट्रांजिशन क्या सिचुएशन थी मैं आपको वो बता रहा हूँ। मैं क्वेश्चन रीड नहीं कर रहा, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर आप रीड कर लेना आराम से। ये मान लीजिए डेट ऑफ ट्रांजिशन है, डेट ऑफ ट्रांजिशन से पहले यहाँ कुछ सब्सिडरी है, कुछ जॉइंट वेंचर है, ठीक है, जिनके अंदर कुछ गुडविल आ रखी है। हमने कहा ठीक है, और गुडविल को मान लो 10 लाख की गुडविल आई है, 1 लाख की गुडविल आई है, जिस पे कंपनी क्या कर रही है, अमोर्टाइजेशन लगा रही है। मान लो इतना अमोर्टाइजेशन लगा दिया, इतनी गुडविल अब बची है, ठीक है। ये कंपनी आज तक करती आ रही थी, तो डेट ऑफ ट्रांजिशन पे कंपनी की बुक्स में गुडविल की कैरिंग वैल्यू अज्यूम करो 40,000 आ रही है। अब सवाल ये आएगा कि क्या गुडविल में कुछ चेंज हो सकता है, क्या कंपनी आगे अमोर्टाइजेशन मेथड फॉलो कर अमोर्टाइजेशन करेगी गुडविल का या नहीं करेगी, और गुडविल की वैल्यू में क्या क्या चेंज हो सकते हैं। इसके अलावा उसने आपको एक सीन और देता है कि एक इंटेंजिबल एसेट था, राइट था एक, जिसको सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं किया गया था, जो कहीं ना कहीं इस वैल्यू के अंदर घुसा हुआ था 40,000 के अंदर, तो उसका क्या होगा। तो यहां पे मैं आपको बताता हूं, यहां पर कंपनी ने इंड AS 103 प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया। कंपनी ने कहा है कि मैं इंड AS 103 प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करूंगी, तो जब इंड AS 103 प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करोगे तो प्रीवियस जितने भी आपके बिजनेस कॉम्बिनेशन है आप उसे रीस्टेट नहीं करते, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप उसे रीस्टेट नहीं करते तो जो पहले की वैल्यूज थी एज इट इज आ जाती है। तो आइडली ये 40,000 की गुडविल जो आपने मान लीजिए आपकी आ रही थी डेट ऑफ ट्रांजिशन पे, तो इंड AS के अंदर यही गुडविल आनी चाहिए थी। दिस इज वन थिंग। सेकंड, अब यहाँ पे इंड AS 101 ये कहता है कि ठीक है, आई एक्सेप्ट की 2 चीजें हो गई। आई एक्सेप्ट कि आप गुडविल अमोर्टाइज कर रहे थे, दूसरा गुडविल के अंदर कुछ
आपके इंटेंजिबल घुसे हुए थे। बट यहाँ पे इंड AS 101 ने एक चीज़ और बोली, अनडाउटली आप इसको प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर रहे हो, बट फिर भी आपको गुडविल में दो चीज़ों की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। पहला, अगर कोई इंटेंजिबल एसेट सब्स्यूम्ड है गुडविल के अंदर तो आपको उसे अलग से निकालना पड़ेगा और रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, अगर वो सेपरेबल है, आइडेंटिफाइबल है और उसकी अकाउंटिंग अलग होनी चाहिए थी तो। सेकंड, आपको गुडविल को इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए टेस्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी गुडविल की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो आइडली आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो राइट आपका गुडविल के अंदर घुसा हुआ है, आपको इसे निकालना पड़ेगा और इसको एज अ सेपरेट एसेट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अगर ये इंड AS 103 के क्राइटेरिया को मीट करता है तो। इसकी वजह से गुडविल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सेकंड, आपको लगे हाथ एक बार गुडविल को इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करना पड़ेगा, अगर चाहे इंडिकेटर हो या ना हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, टेस्टिंग तो करनी है। अगर आपको लगता है कि इम्पेयरमेंट आ रही है तो गुडविल को आपको इम्पेयर भी करना पड़ेगा। दो चीज़ें तो ये हो गई। तीसरी, क्वेश्चन ने आपसे ये चीज़ और पूछी है कि क्या, जैसे कंपनी यहाँ तो अमोर्टाइजेशन मेथड लगा रही थी, क्या कंपनी आगे भी अमोर्टाइज कर सकती है? द आंसर इज नो। इंड AS के अंदर आप गुडविल को अमोर्टाइज नहीं करते, हाउएवर आप उसे एनुअली इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करते हैं एज पर इंड AS 36। तो अनडाउटली आपने अभी तक अमोर्टाइजेशन किया था, बट डेट ऑफ ट्रांजिशन के बाद आप अमोर्टाइजेशन नहीं करोगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर यही तीन चीजें थी जो आपको डिस्कस करनी है। क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा, यही है। आंसर भी अगर आप ओपन करके देखेंगे तो आपको यही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ आती है? तो मैं मान के चलता हूं कि अपना ये क्वेश्चन भी खत्म है, आप इसको एक बार रीड कर लेना। चलो आगे बात करता हूं। इंड AS 23 का क्वेश्चन है, बोराइंग कॉस्ट का क्वेश्चन है। ये भी पहले बता देता हूँ, फिर क्विकली क्वेश्चन रीड करा दूंगा। आप बोलो पिछले वाला क्यों नहीं करा? दोस्तों पिछले वाला ना पूरा थ्योरी था, जहाँ पे कोई प्रैक्टिकल नहीं था, इसीलिए मैंने आपको जो मैंने बोला वही एज इट इज थ्योरी मिलेगी, जाके पढ़ लेना, देख लेना, वही है। अब इंड AS 23 में यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन कहेगा कि भैया आपके पास कोई स्पेसिफिक बोरिंग नहीं है, आपके पास एक जनरल बोरिंग है। हमने कहा ठीक है। जनरल बोरिंग भी ऐसा नहीं कि जिस दिन आपने कैपिटलाइजेशन शुरू मतलब खर्चा करना शुरू किया वहां से आई है, वो आई है साल के मिड में या कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। ठीक है, एक ही बोरिंग है। तो जब आप कैपिटलाइजेशन करोगे तो आप कैपिटलाइजेशन कब से करते हो? जब से बोरिंग कॉस्ट इनकर होनी शुरू हुई है, जब से आपने खर्चा करना शुरू किया है। ठीक है, तो आपकी जो कैपिटलाइजेशन होगी जिस दिन आपने बोरिंग लिया उसके बाद से ही शुरू होगी, तो जिस वजह से आपका जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आज दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्विकली बता भी दूंगा। देखिए, LT Limited is in the process of constructing a building. The construction process is expected to take 18 month। 18 मंथ है तो हम बोलेंगे क्वालिफाइंग एसेट है, यहाँ से यहाँ तक का पीरियड लगेगा। ये आपने खर्चे किए, हमने कहा ठीक है जी, 1 जनवरी, जून, मार्च और 30 जून, टोटल जोड़ के देख लो कितना हो रहा है, 20, 40, 60 करोड़ हो गया। हमने कहा ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं देखिए, ऑन 1 जुलाई 20x1। अब मार्क करने वाली बात यह है कि 1 जुलाई, और आपने खर्चे कब से करने शुरू किए? 1 जनवरी x1 से। हमने कहा ठीक है। LT Limited issued 10% redeemable debenture of rupees 50 crore. The proceeds from the debenture were form part of general borrowing which it uses to finance the construction of the qualifying asset, that is the building. LT Limited has no other borrowing before इतना and did not incur any cost before that date। हमने कहा ठीक है। LT Limited incurred 25 crore for construction before obtaining general borrowing on 1 July 20x1 and 25 crore after obtaining general borrowing post borrowing expenditure। वो कह रहा है कि आपने 1 जुलाई को बोरिंग ली, मतलब यहाँ कहीं ली, उससे पहले आपने 25 करोड़ खर्च कर दिया था और उसके बाद आपने 25 करोड़ खर्च किया। नहीं भी पता था तो भी हमें पता था, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको लिख रहा है और कुछ रीजन नहीं है। अब एक ही बोरिंग है, 10% का रेट है, तो भैया ये तो सीधा साधा हो गया, 10% का रेट है। अब जब आप कैपिटलाइजेशन करोगे तो कैसे करोगे वो देखो। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, 20x1, 20x2, 20x3 तीनों सालों में क्या कैपिटलाइज करोगे वो देखो। अब ध्यान से सुनते जाना, बहुत सिंपल है, अगले 2 मिनट में खत्म ही हो जाएगा। देखिए जी, पहली चीज, जब आप बात करोगे 31 मार्च 20x1, एक बात बताओ, बोरिंग कब ली है? बोरिंग ली है जी जुलाई में। मार्च को तो कोई बोरिंग कॉस्ट इनकर ही नहीं हुई थी, कुछ कैपिटलाइज करूंगा? द आंसर इज नो। फिर जब आप बात करोगे 30x3 x2 की, अब बोरिंग कितने महीने रही है? 9 महीने रही है, मानते हो बात? क्योंकि जुलाई से लेके आगे रही है ना, तो 9 महीने की बोरिंग रही है। कितना खर्चा किया है भाई? ये दोनों 9 मंथ्स के हिसाब से आप चेंज कर लेना, वेटेड एवरेज निकाल लेना। ये खर्चा कब किया है? मार्च में ही किया है, तो इस पे तो कोई भी खर्चा, मतलब इस पे कुछ भी आपका कैपिटलाइजेशन नहीं आएगा। सिंस उन दोनों पे मोटा मोटा 9 महीने के हिसाब से बोरिंग कॉस्ट लगी है, इसलिए 9 महीने के
9 महीने का ले लिया, 9/12 इंटू में 10%। यहां पर तो 31 मार्च को खर्च हुआ है, इसलिए इस पर कोई भी कैपिटलाइजेशन नहीं होगा। इतना जोड़ के निकाल लेना, 31 मार्च x2 का आपका क्या आ जाएगा, कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। जब आप बात करोगे 31/3 x3, देखो आपका काम कब खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया, तो मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए आपने खर्चा किया, उसके बाद आपने तो एसेट कैपिटलाइज कर दिया। जैसे ही आपने एसेट कैपिटलाइज कर दिया, आपकी बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन रुक जाता है। तो टोटल 3 महीने का कैपिटलाइजेशन करना है, तो इस पे लग जाएगा आपका 5 इंटू 3/12 इंटू 10%। इस पे लग जाएगा 20 इंटू 3/12 इंटू 10%। इस पे भी लगेगा 20 इंटू 3/12 इंटू 10%। बट ये सिंस 30 जून को ही किया है, तो इस पे कुछ भी कैपिटलाइजेशन नहीं होगा। इन तीनों को जोड़ देना, आपका कैपिटलाइजेशन का नंबर आ जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है जी, आगे आइए। चलो जी, इंड एस 115, इंड एस 115 का आपको क्वेश्चन दिया है इस बार सिग्निफिकेंट इनपुट का। आपको इनपुट मेथड लगाना है, इनपुट मेथड लगाना है और एक सिग्निफिकेंट इनपुट दे रखा है। तो हमें भी पता है कि जब भी आपके पास कोई मोटा सिग्निफिकेंट इनपुट दे रखा है, तो हमें क्या करना होता है, हमें देखना है कि क्या जो पर्टिकुलर इनपुट है वो एज इट इज ट्रांसफर हो रहा है कस्टमर के पास, क्या वो कोई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है, क्या वो काम करने से पहले मतलब अदर सर्विसेज से पहले ही ट्रांसफर हो गया है, करेक्ट, और वो सिग्निफिकेंट नेचर का अगर है तो हम उसकी कॉस्ट को अलग लेके चलते हैं। करेक्ट, यही था। मैं बताता हूं पहले आपको चीजें, फिर मैं यहाँ बताऊंगा। देखिए, स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर कभी भी सिग्निफिकेंट इनपुट है, वो कैसे चेक करोगे, पहले तो देख लो सिग्निफिकेंट नेचर है या नहीं है उसका, क्या मोटा नंबर है या नहीं है। दूसरा, क्या वो सेपरेट परफॉर्मेंस एप्लीकेशन तो नहीं है, वो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए। तीसरा, एज इट इज ट्रांसफर हुआ है कस्टमर को, और जो ट्रांसफर हुआ है एज इट इज ट्रांसफर का मतलब इसमें एंटिटी ने कुछ काम नहीं किया है, और ट्रांसफर जो हुआ है वो बिफोर अदर सर्विसेज हुआ है। तो हम इस सिग्निफिकेंट इनपुट की जो कॉस्ट है उसे एक्सक्लूड कर देते हैं फॉर इनपुट मेथड, और इसका रेवेन्यू किस पे बुक होता है, इसका जो भी कॉस्ट है उसके इक्वल इसका रेवेन्यू बुक हो जाता है। ठीक है जी, यही होता था। चलो एक बार देख लेते हैं ये जरा, मैं आपको मोटे मोटे नंबर बता रहा हूं, पूरा नहीं रीड कर रहा। देखिए, पूरा कॉन्ट्रैक्ट था 50 लाख का, ठीक है, जिसमें टोटल खर्चा होना था जी 40 लाख का, जिसके अंदर से 10 लाख का एक एसी है, मतलब 25% है। दिस इज अ सिग्निफिकेंट आइटम। आगे देखो, द कंपनी डिटरमाइंस दैट इट एक्ट्स एज अ प्रिंसिपल इन अकॉर्डेंस विद 115 बिकॉज इट ऑब्टेन्ड द कंट्रोल ऑफ एसी बिफोर इट ट्रांसफर टू द कस्टमर। प्रिंसिपल है, इसीलिए आपको ग्रॉस में रेवेन्यू बुक करना पड़ेगा। कस्टमर के पास कंट्रोल आ गया व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू द हॉस्पिटल। हमने कहा ठीक है, आपको इनपुट मेथड यूज करना है, और आपने टोटल कितना खर्चा किया है जी, 6 लाख रुपए। तो आप कैसे रेवेन्यू बुक करोगे, देखो देखो 40 लाख का टोटल खर्चा था, जिसको 2 हिस्सों में बांट दो, दिस एसी का और अदर्स। एसी का खर्चा है 10 लाख, ये है 30 लाख। ठीक है, सिंस एसी सिग्निफिकेंट आइटम है, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है, एज इट इज ट्रांसफर हुआ है और पहले ट्रांसफर हो गया है, तो आप इसका रेवेन्यू किस पे बुक कर दोगे, इसकी कॉस्ट पे, जो कितनी है जी 10 लाख। ठीक है, इतने में आपने कितना परसेंटेज काम कंप्लीट कर दिया है, आप बोलोगे आपने 6 लाख रुपए का काम कंप्लीट कर दिया है, मतलब 20% का काम कंप्लीट कर दिया है। करेक्ट, मानते हो बात, इतनी बात क्लियर है। ठीक है जी, तो अब रेवेन्यू कैसे बुक होगा, टोटल 50 लाख है, इसके 2 हिस्से कर दिए, एक 10 लाख और एक 40 लाख। 40 लाख का 20% काम कंप्लीट हो गया है, तो 8 लाख का रेवेन्यू ये आ गया, 10 लाख का ये आ गया, टोटल हो जाएगा जी 18 लाख। ठीक है, 10 लाख का अभी मैंने बात करी थी, तो आप 18 लाख का रेवेन्यू बुक कर दोगे। आइए जरा, ठीक है, 18 लाख का रेवेन्यू बुक कर दिया, 16 लाख का आपने खर्चा कर दिया, 2 लाख का आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी, डन है, इजी था क्वेश्चन अभी तक। आगे देखते हैं, अभी तक क्या खत्म ही हो गया। चलो ये क्वेश्चन क्विकली डिस्कस कर लेता हूं, बता देता हूं ब्रॉडली क्या है। देखो, इंडेस 16 का क्वेश्चन है जहां पे डी कमिश्निंग लायबिलिटी में चेंज हो रहा है। अब जब भी डी कमिश्निंग लायबिलिटी में चेंज होता है तो आपको देखना पड़ता है कि आपका अकाउंटिंग कौन से मॉडल पे है, कॉस्ट मॉडल है, रिवैल्यूएशन मॉडल है। अगर कॉस्ट मॉडल है तो जो भी डी कमिश्निंग लायबिलिटी में चेंज होगा उसका इंपैक्ट पीपीई में डालना पड़ता है और डी कमिश्निंग लायबिलिटी में डालना पड़ता है। वेयरएज अगर रिवैल्यूएशन मॉडल होता है तो अनडाउटली डी कमिश्निंग लायबिलिटी में तो इंपैक्ट जाता है, बट दूसरा इंपैक्ट कहा जाता है
रिवैल्यूएशन रिजर्व ओसीआई में जाता है, करेक्ट। यहाँ पे कॉस्ट मॉडल का क्वेश्चन है, तो आप जो भी डीकमिशनिंग लायबिलिटी में चेंज करोगे उसका दूसरा इंपैक्ट आप कहाँ डालोगे, पीपीई के अंदर डालोगे। इतनी बात समझ आती है। दूसरा, जब डीकमिशनिंग लायबिलिटी की बात करते हो तो आपका ओपनिंग नंबर होता है, आप उसमें कुछ इंटरेस्ट लगाते हो, तब जाके आपका क्लोजिंग नंबर आता है, करेक्ट है। इतनी बात ध्यान है। आ जाओ जरा, सीधे काम की चीज पढ़ रहा हूं, बाकी चीजें नहीं पढ़ रहा। ये पैराग्राफ काम का है, बाकी कुछ नहीं है, ऊपर नीचे ज्ञान है, पढ़ लेना। द इनिशियल कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्लांट इंक्लूड है 10 लाख फॉर डीकमिशनिंग। 10 लाख का डीकमिशनिंग का खर्चा इंक्लूडेड है, विच वॉज डिटरमाइंड यूजिंग अ डिस्काउंट रेट ऑफ 10% ऑन 31 मार्च 2022। हमने कहा ठीक है। प्लांट आया कब था, 1 अप्रैल X1 को। एक साल के बाद कंपनी ने क्या किया, डीकमिशनिंग लायबिलिटी को चेंज कर दिया 13 लाख रुपए। हमने कहा ठीक है। अब ध्यान से देख लो, देखिए मैं आपको पूरा मतलब उतना डिटेल में नहीं करा रहा क्योंकि आपके पेपर्स हैं, तो आई जस्ट वांट के क्विकली आपको रन थ्रू कर दूं। 1 अप्रैल X1 को आपने 10 लाख की लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करी। सबसे पहला सवाल आता है कि यहाँ पे बैलेंस क्या होगा। 10 लाख की लायबिलिटी है प्लस 10% का इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट की अनवाइंडिंग होगी, 11 लाख की कैरिंग वैल्यू हो गई। रिवाइज वैल्यू क्या है जी, 13 लाख। कितने रुपए से बढ़ानी है, 2 लाख से। तो डीकमिशनिंग लायबिलिटी बढ़ानी है तो टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लायबिलिटी 2 लाख। डेबिट किसको कर दोगे, पीपीई अकाउंट डेबिट 2 लाख। पीपीई क्यों किया, क्योंकि ये कॉस्ट मॉडल पे, इसीलिए मुझे 2 लाख रुपए से बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा एक एंट्री और है डेप्रिसिएशन की, वो आप खुद देख सकते हैं, उसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है जी, आओ जी अगले पार्ट पे बात करते हैं। क्विकली डिस्कस करते हुए चलेंगे। ए लिमिटेड को एक ग्रांट मिली है 10 लाख रुपए की टू डिफरे एक्सपेंसेस फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो इसका खर्चा होगा वो होगा जी 3 लाख रुपए पर एनम। हर साल 3-3 लाख का खर्चा होगा और 5 साल में खर्चा होगा। ठीक है, तो क्या मैं ये कहूँ इनकम ग्रांट है, बिल्कुल एक खर्चे के लिए ग्रांट दी गई है, तो इनकम की ग्रांट है। इनकम की ग्रांट है कितने पीरियड के लिए, 5 साल में वो खर्चा होगा, तो आपको 10 लाख की इनकम भी कितने पीरियड में बुक करनी पड़ेगी, 5 साल में बुक करनी पड़ेगी। बुक करने के तरीके दो हो सकते हैं, या तो आप 2 लाख रुपए 10 लाख डिवाइडेड बाय 5, 2 लाख रुपए अदर इनकम में लेते जाओ हर साल, या जो भी खर्चा हो रहा है उससे नेट कर दो। जैसे 3 लाख के खर्चे में माइनस 2 लाख करके 1 लाख रुपए आप हर साल प्रेजेंट कर दो। जैसे आपकी इच्छा हो वो कर देना। 2 लाख चाहे तो पीएनएल में ले आधा इनकम में दिखा देना या नेट कर देना। ठीक है जी, आगे देखिए। लीज इंसेंटिव का क्वेश्चन है, क्विकली बात कर लेते हैं। देखिए केस नंबर 1 क्या है, एंटिटी वाई लेसर एंटर्स इनटू अ ऑपरेटिंग लीज विद एंटिटी एक्स लेसी फॉर अ 5-year टर्म ऑन अ मंथली रेंटल ऑफ इतना। ऑपरेटिंग लीज है, याद रखना। इन ऑर्डर टू इंड्यूस कस्टमर एक्स टू एंटर इनटू लीज, उसने क्या किया है, लीज इंसेंटिव दिया है एक 6 लाख रुपए का एट लीज कमेंसमेंट। हमने कहा ठीक है। अब यहां पर देखो एक छोटी सी चीज याद रखिएगा, जब आप ऑपरेटिंग लीज की बात करते हैं तो लेसर को क्या करना होता है, उसको ओवर द पीरियड सिस्टमैटिक बेसिस पर रिकॉग्नाइज करना होता है। जनरली हम इक्वल बेसिस पर रिकॉग्नाइज करते हैं। लीज इंसेंटिव दिया है तो लीज इंसेंटिव भी सिमिलर तरीके से ओवर द पीरियड खर्चे को कम करता हुआ जाएगा। तो 2 तरीके से आप इसे देख सकते हैं, दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ। एक तरीका है कि आप बोलते हो कि आप हर महीने 1,10,000 रुपए का रेवेन्यू बुक करोगे रेंट का, माइनस 6 लाख रुपए का लीज इंसेंटिव है 60 महीने के लिए, 5 साल के लिए कितना आ जाएगा, 10,000। तो आप नेट इनकम बुक कर दो 1 लाख रुपए। 1,10,000 माइनस 10,000 1 लाख। एक तरीका ऐसे है निकालने का। दूसरा तरीका है आप बोलोगे जी 1,10,000 का रेंट मिल रहा है 60 महीने के लिए, माइनस 6 लाख का हमने क्या दिया है लीज इंसेंटिव, डिवाइडेड बाय 60, 1 लाख रुपए महीने का आप रेंट इनकम बुक कर देना। जैसे आपका दिल करे वैसे कर लेना। सेकंड सिनेरियो और पहले सिनेरियो में सिर्फ एक ही लाइन का फर्क है, वो ये देख लो। एट लीज कमेंसमेंट वाई प्रोवाइड 6 लाख टू एंटिटी एक्स फॉर लीज होल्ड इंप्रूवमेंट ऑफ विच विल बी ओन्ड बाय एंटिटी वाई। लेसर ने लीज होल्ड इंप्रूवमेंट के लिए पैसे दिए हैं और ओनरशिप किसकी है, लेसर की। अब इसको मैं लीज इंसेंटिव नहीं बोल सकता। लीज इंसेंटिव होती है जब मैंने पैसे दे दिए सामने लेसी को कि भैया तू रख, तेरे खर्चों के लिए मैंने दे दिए, तू रख, तेरे को एक तरीके से तेरी इनकम कर दी, करेक्ट। यहां पर लीज होल्ड इंप्रूवमेंट के लिए दे रहा है भैया। लीज होल्ड इंप्रूवमेंट पीपी होता है। तो ये जो अमाउंट आया है ना 6 लाख, इसका लीज इंसेंटिव की तरह अकाउंटिंग नहीं होगी, ये लीज इंप्रूवमेंट की तरह अकाउंटिंग होगी। पीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा 6 लाख रुपए। तो 2 चीजें अलग चलेगी। रेंटल इनकम जो आ रही है वो तो अलग चलेगी अकाउंटिंग, जैसे सिस्टमैटिक बेसिस पे अभी बात करी थी। सेकंड, ये जो लीज होल्ड इंप्रूवमेंट है ये आपको पीपी के अंदर लेके जानी पड़ेगी, पीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक करना पड़ेगा। ठीक है जी।
इंड एस 103 का क्वेश्चन क्विकली बता देता हूं, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन ने सिंपल आपसे पूछा है, क्या बोला गया, आप वैल्यू ऑफ गेन ऑन बार्गेन परचेज निकालो जब एनसीआई फेयर वैल्यू पे है या एनसीआई पीएसएनए मेथड पर है। तो वो कैसे निकलता है भाई, गेन ऑन बार्गेन परचेज कैसे निकलता है, जैसे गुडविल निकलती है, अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो गुडविल, नेगेटिव आ जाएगा तो गेन ऑन बार्गेन परचेज। परचेज कंसीडरेशन प्लस एनसीआई माइनस आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। परचेज कंसीडरेशन दे रखी है क्वेश्चन ने, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट दे रखे हैं। एनसीआई के लिए उसने बोला एक बार फेयर वैल्यू के हिसाब से निकाल लेना, एक बार पीएसएनए मेथड, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट मेथड से निकाल लेना। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए ये आपको कंसीडरेशन दे दी, ये एनसीआई की फेयर वैल्यू दे दी और ये आपको आइडेंटिफाइबल नेट एसेट दे दिए। हमने कहा ठीक है, अगर ये वाला मेथड लगा रहा हूं, परचेज कंसीडरेशन क्या हो गई दोस्त, 0.080 मिलियन प्लस एनसीआई कितनी है फेयर वैल्यू 0.20 माइनस 1.10 का आपका आइडेंटिफाइबल नेट एसेट है। नेगेटिव आएगा क्योंकि क्वेश्चन ने गेन और बार्गेन परचेज पूछा था, तो ये आ जाएगा 0.10 जो भी था। पीएसएनए मेथड निकालने के लिए आपको एनसीआई की वैल्यू कैसे निकलेगी, प्रोपोर्शनेट शेयर निकालना पड़ेगा नेट एसेट का। नेट एसेट इतना है, 75% आपने खरीदा है तो एनसीआई पे कितना है जी 25%, तो एनसीआई की वैल्यू आ जाएगी 1.10 इंटू में 25% जो भी आएगी। तो परचेज कंसीडरेशन ये हो गई, एनसीआई की वैल्यू यहाँ पे ये ले लेना, चेंज कर देना, नेट एसेट ये है, डिफरेंस निकाल लेना, गेन ऑन बार्गेन परचेज आ जाएगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, फिशरीज लिमिटेड प्रैक्टिसेस pisciculture in sweet water ponds, tanks and dams. The fishing activities of Fisheries Limited in such sweet water consist only of catching the fishes. कमेंट, क्या ये इंड एस 41 के स्कोप में आएगा? द आंसर इज नो। देखो, अगर आपको याद हो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या होती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी एक तरीके से जैसे आपने सीड लगाया, सीड लगा के उस पौधे को आप नरिश करते हो, धीरे धीरे बड़ा करते हो, ग्रो करते हो, उसके बाद उससे फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स को आप हार्वेस्ट करते हो। जैसे ही आपने हार्वेस्ट किया, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी खत्म हो जाती है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में ये सारी चीज़ें होती है। इसको अगर मैं टेक्निकल वर्ड्स में बोलूँ तो इसे कहा जाता है बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सेम वे में अगर मैं फिशेज़ की बात करूँ, फिशेज़ में भी आपने फिशेज़ के जो एग्स होते हैं उनके बाद उन्हें कल्टीवेट किया, धीरे धीरे फिशेस को बड़ा किया, ग्रो किया, डेवलप किया, जिसमें वो ग्रोथ होती है उनकी, कुछ मर भी जाती है, कुछ एक्स्ट्रा मतलब बच्चे वगैरह भी कर लेती है। तो दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जब तक बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं होती। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप फिश ग्रो नहीं कर रहे, फिश ऑलरेडी आपसे पकड़ रहे हो। दैट इज सिमिलर लाइक पेड़ पे आम लग चुके हैं, आप सिर्फ आम तोड़ रहे हो। आम तोड़ने के प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहा जाता है। सेम वे में सिर्फ फिशेस को पकड़ने के प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहा जाएगा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं कहा जाएगा। अगर इसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होना होता तो आपको बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता। बहुत सिंपल है। अगर बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को आप मैनेज नहीं कर रहे हो तो आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। दिस इज सिंपली इन्वेंट्री की एक्सरसाइज है कि भैया से फिशेस पकड़ी है और बेचनी है, हार्वेस्टिंग का काम है, करेक्ट। तो इसीलिए आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के स्कोप में इंड एस 41 में नहीं आएगा। ठीक है जी, चलो आगे बात करता हूँ। इंड एस 32 का ये क्वेश्चन बोलता है कि ये 4 केसेस हैं, आप बताओ किस केस में फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा, किस केस में नहीं होगा। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल बहुत सेम है। जहाँ पे भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है टू रिसीव कैश या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश, वहाँ पे तो फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी आता है। जहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जैसे आपका कोई लीगल केस चल रहा है वो हो गया, उनके अंदर फाइनेंशियल एसेट लायबिलिटी नहीं आता, करेक्ट। तो अगर कभी भी आपको स्टैट्यूटरी ड्यूज पे करने हैं, इनकम टैक्स पे करना है, तो वो आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, चाहे उसमें कैश जा रहा है बट वो कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है। सेम वे में अगर कोई लीगल केस है तो उसमें भी आपका कोई भी क्या नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट नहीं है, इसीलिए ना तो वो फाइनेंशियल एसेट होता ना फाइनेंशियल लायबिलिटी होता। हावेवर अगर आपने कोई लोन लिया है, कोई डिबेंचर इशू किए हैं, आप किसी के प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट किया है, वो सारी चीज़ें फाइनेंशियल एसेट लायबिलिटी की डेफिनेशन में आ जाती है, करेक्ट। तो इस केस के अंदर जो पहले 2 केसेस हैं, पहले में आपने लोन लिया है, दूसरे में आपने इन्वेस्टमेंट करी है, तो दोस्त ये फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन में आएगा। स्पेसिफिकली सिंस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है तो फाइनेंशियल एसेट है, यहाँ पे आपने लोन लिया है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। यहाँ पे आपका इनकम टैक्स का पेबल है, सिंस कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है तो ये नहीं आएगा। ये लॉ केस है, लीगल केस है आपके ऊपर, तो ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है जी, आगे बात करता हूँ। इंड एस 33 का ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है। बेसिकली आपको ईपीएस मांगा है, सिंपल ईपीएस निकलवाना है, कुछ नहीं कर रहा। ईपीएस कैसे निकलता है सर,
प्रॉफिट निकाल लेना और साथ साथ अपने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स निकाल लेना। इस क्वेश्चन में दो एडजस्टमेंट प्यारी प्यारी है, वो पहले बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन रीड करा दूंगा, कुछ क्वेश्चन में दम नहीं है। पहली, जनरली क्या होता है, हमें नेट प्रॉफिट दिया होता है, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड दिया होता है। इस बार क्वेश्चन ने बोला प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है वो टैक्स डिडक्टिबल है। जनरली प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड टैक्स डिडक्टिबल नहीं होता, बट इस बार क्वेश्चन ने बोला वो टैक्स डिडक्टिबल है। इसका क्या मतलब हुआ पता है? बताता हूं। इसका मतलब ये हुआ, जैसे देखो ये नेट प्रॉफिट है आपका 46 लाख, नंबर यहीं से ले लेता हूं। 1 रुपये 20 पैसे का आपने डिविडेंड दिया प्रेफरेंस शेयर पे, विच इज 6 लाख रुपए, और ये दे रखा देखो आर टैक्स डिडक्टिबल और 30% का टैक्स रेट है। तो जब आप नेट प्रॉफिट निकालोगे तो जनरली तो मैं क्या करता हूं, 46 लाख जो मेरा, सॉरी, जब मैं निकालता हूं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, तो मैं क्या करता हूं, नेट प्रॉफिट में से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस कर देता 6 लाख का, मेरा काम बन जाता। बट यहां पर ऐसा नहीं होगा। हम अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट माइनस में प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, अगर उसमें एडजस्ट नहीं है तो। सेकंड, अगर कोई ऐसी आइटम है जो पीएनएल में एडजस्ट होनी चाहिए थी बट आपने पीएनएल में एडजस्ट नहीं करी, रिजर्व्स में एडजस्ट कर दिया, तो उसकी एडजस्टमेंट आती है। वो तो यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है। तो आइडली मैं इतना काम करके छोड़ देता, बट जैसे ही क्वेश्चन ने बोला ना वो टैक्स डिडक्टिबल है, तो मेरे भाई इसमें से ना टैक्स माइनस कर दो जरा, अब निकालो जो निकालना है। करेक्ट, क्योंकि इस पे टैक्स की डिडक्शन मिलेगी, तो इसीलिए आपको इसमें से भी टैक्स हटाना पड़ेगा। इसके बाद आपका नंबर आएगा नेट प्रॉफिट का। एक तो इस क्वेश्चन में ये बात है, तो नेट प्रॉफिट तो मैंने बता दिया। जब आप बात करते हो दूसरी चीज ऑर्डिनरी शेयर्स की, तो यहां पे ना एक ट्रेजरी शेयर्स दिए हुए हैं, इनको घटा के काम करना। जैसे देखो, एक बार क्विकली बता रहा हूं, देख लीजिए। बेसिक ईपीएस निकालना है, कुछ नहीं करना है। ओपनिंग बैलेंस ये है, ये बोनस इशू है, ये रीपरचेज मतलब शेयर्स आपने खरीद लिए, ये फर्दर शेयर्स इशू किए। ओपनिंग बैलेंस कितना लोगे, 30 लाख नहीं 25 लाख। इस पे टाइम फैक्टर कितना लोगे, 12 महीने का। फिर बोनस इशू 1.5 लाख नहीं 1,25,000। बोनस इशू तो साल की शुरुआत से मानते हैं, ठीक है। कितने रीपरचेज किए हैं, 2 लाख। 2 लाख नेगेटिव करो, जब भी रीपरचेज किए हैं उस दिन से ले लेना। और 4 लाख के नए इशू किए हैं, तो 4 लाख जब भी इशू किए हैं डिवाइड बाय 12, ठीक है। जब भी इशू किए वहां से साल के एंड तक, ये आपके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। नेट प्रॉफिट आपने मतलब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हम निकाल चुके हैं। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर से डिवाइड कर देना, बेसिक ईपीएस आ जाएगा। और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ काम के 2-3 ही चीजें थी। एक तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का आपका टैक्स, दूसरा ये एडजस्टमेंट्स, एक तो ये एडजस्टमेंट्स, और तीसरा ट्रेजरी शेयर्स के एडजस्टमेंट, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलता हूं लेके। लो जी, इंड एस 8 का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, ब्रॉडली बता रहा हूं, सुनते जाइएगा। आसान क्वेश्चन है। हुआ क्या, मैं आपको क्रक्स समझा रहा हूं इसका। ये मान लीजिए आपका साल है 1 अप्रैल 2022 से 31/3/23, ये अगला साल है। यहां पे आपने कुछ सामान सेल किया, हमने कहा ठीक है। कुछ यहां पे इन्वेंट्री भी बची हुई है, मान लो 15,000 रुपए की इन्वेंट्री बची हुई है, ठीक है। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना। यहां पर जब आप बैठे थे तो आपको पता लगा कि यार ये जो इस ईयर में मैंने सामान सेल किया है इसमें कुछ गड़बड़ थी, इसके अंदर कुछ गड़बड़ थी, कुछ डिफेक्ट था आपके सामान के अंदर। हमने कहा ठीक है, उस डिफेक्ट की वजह से आपको 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ गए, प्लस आपको 5,000 रुपए इससे रिलेटेड भी खर्च करने पड़ गए, ये जो इन्वेंट्री है। तो 1 लाख रुपए तो जो ड्यूरिंग द ईयर बेचा उसके लिए खर्च करने पड़ गए, मतलब पिछले साल जो बेचा। 5,000 रुपए इससे रिलेटेड खर्च करने पड़ गए। मान लीजिए इसकी जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू थी वो थी पिछले साल 18,000, ठीक है। ये सिनेरियो है आपके पास।
अब आपसे पूछा गया कि बताओ यार, ये जो 1 लाख और ये जो 5,000 आपने खर्च किए हैं, क्या ये प्रायर पीरियड एरर होगा या नहीं होगा? प्लस क्वेश्चन ने एक चीज और बोली कि देखो यहां पर जब आप साल एंड कर रहे थे, आपके पास जितनी रीजनेबल इंफॉर्मेशन थी, जितनी इंफॉर्मेशन आप मिल सकती थी, उसके अकॉर्डिंग आपने सारी चीजें ठीक करी है। ये इंफॉर्मेशन मिली ही बाद में है, यहां पर इंफॉर्मेशन नहीं थी। सवाल ये आता है कि आए चेंज इन एस्टीमेट की तरह ट्रीट करूं या मैं बोलूं कि ये प्रायर पीरियड एरर है। अब ध्यान से सुनना, इंडेस 8 कहता है कि भैया एरर का मतलब क्या है कि आपने कुछ ओमिशन किया है, कुछ मिस स्टेटमेंट किया है, किस चीज का, एक ऐसी इंफॉर्मेशन का जो आपके पास रीजनेबली अवेलेबल थी बट फिर भी आपने एक्शन नहीं लिया। आपके पास इंफॉर्मेशन थी बट फिर भी आपने अकाउंटिंग नहीं करी, आपके पास इंफॉर्मेशन थी फिर भी आपने मिस रिप्रेजेंट किया, तो भैया वो एरर होगा। अगर ऐसा नहीं है तो एरर नहीं होगा। अब ध्यान से सोचो, जब साल खत्म हुआ तो क्या आपके पास ये इंफॉर्मेशन थी? ऑल्दो आपने करंट ईयर में खर्च किया है पिछले साल से रिलेटेड, बट क्या पिछले साल की इंफॉर्मेशन पिछले साल के एंड में अवेलेबल थी? द आंसर इज नो। जब इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं थी रीजनेबल एफर्ट्स पे, आप किस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं आपको पता ही नहीं था। तो इसीलिए आपकी कोई भी गलती नहीं है, इसीलिए आप इसे प्रायर पीरियड एरर्स में काउंट नहीं करेंगे। पहली चीज समझ आती है। तो ये जो 1 लाख है ये ड्यूरिंग द ईयर का खर्चा बनेगा, इसको इग्नोर करो। अब यहां पर इंस्टीट्यूट ने दूसरी एक और चीज बोली। इंस्टीट्यूट ने कहा कि भाई जब इसकी एनआरवी टेस्टिंग कर रहे थे हम, तो 15,000 की कॉस्ट है, इसकी एनआरवी कितनी लेनी चाहिए थी पता है? 18,000 माइनस सेलिंग एक्सपेंस, एक तरीके से 13,000। तो आइडली आपका एनआरवी का लॉस आना चाहिए था कितने का? 2,000 का। आप मालूम है क्या बोलोगे? सर आना चाहिए था, मैं मानता हूं, बट द इंफॉर्मेशन वॉज नॉट अवेलेबल डिस्पाइट हैविंग द रीजनेबल एफर्ट्स। अगर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती तो हम कर ही ना देते, ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए आप इसको भी प्रायर पीरियड एरर नहीं बोलोगे। दिस विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज चेंज इन एस्टीमेट। ठीक है जी। तो सिंस कंक्लूजन ये है कि ठीक है, मान लिया मैंने पिछले साल से रिलेटेड कुछ खर्चा किया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या इज ए एरर? बट यहाँ पे क्या था, इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, इसलिए आप बोलोगे एरर नहीं थी, और जब एरर नहीं थी तो प्रायर पीरियड एरर का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है दोस्त, यही था इस क्वेश्चन में, आप इसको रीड कर सकते हैं। बस इतना सही है, ज्ञान चिपका देना बस, जितना बोला है मैंने। ये क्वेश्चन तो अल्टीमेट है भाई, क्यों डाला इंस्टीट्यूट ने मुझे नहीं पता, बट इतना अल्टीमेट क्वेश्चन आज तक मैंने नहीं देखा इंस्टीट्यूट की तरफ से। देखो, इन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन एंटिटी एक्स बाइज 10,000 कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, जिसकी पेमेंट जो है जी वो कह रहे 40,000 में खरीदा है, 25,000 तो अभी दूंगा और 15,000 2 साल के बाद दूंगा, और 6% का मार्केट रेट है इंटरेस्ट का। आपको बताना है इसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे। देखो यार, इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होता है फाइनेंशियल एसेट का? फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू क्या होगी? 25,000 तो मैंने अभी पे किया, तो ये तो आज की वैल्यू है, बट 15,000 रुपये मैं 2 साल के बाद पे कर रहा हूं, इसकी आज की वैल्यू 15,000 तो नहीं होगी, तो इसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। 15,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, 6% तो 2 साल, ये इसकी आ गई फेयर वैल्यू, इस पे आप इसे रिकॉग्नाइज कर देना। इंडेस 109 यही तो कहते हैं कि भैया फाइनेंशियल एसेट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, निकाल लो फेयर वैल्यू। किसने रोका है बताओ? करेक्ट है और रॉन्ग? बस इतना सा काम था और कुछ नहीं था। ठीक है, इसीलिए तो मैंने कहा इंस्टीट्यूट ने क्यों दिया है क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन की बात करता हूं। ये क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूं, आप इसे रीड कर लीजिएगा बाद में। हुआ क्या है, सुनना ध्यान से। एक कंपनी है SEL, कोई बैंक है, बैंक ने इसे एक लोन दिया है। हमने कहा ठीक है। इस कंपनी का एक डायरेक्टर है मिस्टर M। मान लो मिस्टर M ने बैंक को गारंटी दी है। मिस्टर M ने कहा है कि कल की डेट में अगर मेरी कंपनी आपको पैसे नहीं देगी, M क्या है? इसका डायरेक्टर है। M कह रहा है अगर मेरी कंपनी आपको पैसे नहीं देगी तो मैं दूंगा। गारंटी दे दी, किस नेचर की है? फाइनेंशियल गारंटी के नेचर की। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि मैं लॉस को रिइंबर्स करूंगा। करेक्ट, फाइनेंशियल गारंटी है, चलो अच्छी बात है। इंडेस 109 जब फाइनेंशियल गारंटी की अकाउंटिंग बताता है तो किसकी बुक्स में बताता है? जो गारंटी देता है या जो गारंटी लेता है, या जिसके लिए गारंटी दी है? द आंसर इज जिसने गारंटी दी है ना, सिर्फ उसकी बुक्स में बताता है। तो इंडेस 109 सिर्फ डील करता है इसकी बुक्स के साथ, SEL की बुक्स के साथ डील नहीं करता। पहली चीज तो बहुत क्लियर है। तो SEL को क्या इस फाइनेंशियल गारंटी की अकाउंटिंग करने की जरूरत है?
द आंसर इज नो। बट अगर एससीएल कुछ पे कर रहा है तो भैया करनी पड़ेगी। क्वेश्चन बोलता है एससीएल कुछ भी पे नहीं कर रहा, तो जब एससीएल ने कुछ भी पे नहीं किया, कुछ भी नहीं दिया इस गारंटी के बदले अपने डायरेक्टर को, तो एससीएल को कोई भी अकाउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? इंड एस 109 लगेगा ही नहीं भाई एससीएल पे। वो बोलेगा भाई वो तो मैं तो यहाँ बताता हूँ ना, एम की एंट्री बताऊंगा, मैं एससीएल की एंट्री थोड़ी ना बताता हूँ। करेक्ट? तो एससीएल को कोई भी अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज देखो, जनरली जब भी कोई गारंटी देता है ना तो उसके बदले कुछ अमाउंट चार्ज करता है। अब सिंस ये डायरेक्टर है तो रिलेटेड पार्टी है तो इंड एस 24 लग जाएगा। करेक्ट? आइडली आर्म्स लेंथ पे होनी चाहिए थी, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। इंड एस 24 कहता है आप चाहे आर्म्स लेंथ पे ट्रांजैक्शन करो ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने रिलेटेड पार्टी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करी है तो आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। तो अगर मैं एससीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इंड एस 109 के अकॉर्डिंग तो उसकी बुक्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर। बट इंड एस 24 के अकॉर्डिंग उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा क्या रिलेटेड पार्टी है, कितनी अमाउंट की है, क्या आउटस्टैंडिंग है, क्या उससे रिलेटेड कोई बैड डेट वगैरह प्रोविजन बनाया है या नहीं बनाया, क्लोजिंग बैलेंसेस क्या है, ये सारी चीजें आपको इंड एस 24 के अकॉर्डिंग डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली आपसे यही पूछेगा कि एससीएल की बुक्स में बताओ किस तरीके से अकाउंटिंग होनी चाहिए। तो योर आंसर विल कम लाइक दिस कि जी एज पर इंड एस 109 तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि वो तो एम पे लग गया, एस पे नहीं, एससीएल पे नहीं लगेगा। दूसरा, इंड एस 24 के अकॉर्डिंग सिंस दिस इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, डायरेक्टर ने मेरे बिहाफ पे गारंटी दी है, मेरे बिहाफ पे दी है ना, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो गई ना, तो मुझे उसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी। ठीक है जी, बात समझ आती है? लो जी, यही है, इतना ही है इस क्वेश्चन में, आप इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंड एस 38 और इंड एस 103 से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लें क्या लिखा है। एंटिटी एक्वायर्ड 2 ट्रेड सीक्रेट, किसी एंटिटी ने 2 ट्रेड सीक्रेट लिए हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन में, एक है ए एक है बी। ए जो है पेटेंटेड है, मतलब लीगली पता है अलग, बी जो है लीगली प्रोटेक्टेड नहीं है। ठीक है? क्वेश्चन बोलेगा क्या बिजनेस कॉम्बिनेशन में अगर मैंने 2 रेसिपीज ली है क्या मैं इसको सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, अकाउंट फॉर कर सकता हूँ? द आंसर इज यस। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आपसे ये आएगी कि क्या आप इन दोनों रेसिपीज को, आपने क्या किया, देखो एक रेसिपी ली ए, एक रेसिपी ली बी। अब सुनना जरा ध्यान से, मैं आपको क्रक्स समझा देता हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है, टुच्चा सा क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बोला था इस बार आरटीपी में कोई दम नहीं था। एक रेसिपी ए है, एक रेसिपी बी है, ये पेटेंटेड है, मतलब लीगली सेपरेटेड है, लीगली आइडेंटिफाइड है। ठीक है दोस्त, बात समझ आती है? ये पेटेंटेड नहीं है, बट ठीक है। बट एक बात बताओ, सेपरेटली तो आइडेंटिफाइड है ना? क्यों? क्योंकि सर आपने अलग से खरीदी नहीं है। करेक्ट? अब सवाल ये आएगा क्या मैं इन दोनों को अलग अलग रिकॉर्ड कर सकता हूं बिजनेस कॉम्बिनेशन में या नहीं कर सकता? तो देखो इंड एस 103 कहता है कि कोई भी ऐसा इंटेंजिबल एसेट है विच इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल। सेपरेटली आइडेंटिफाइबल कैसे होता है? या तो किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो रहा हो तो वहां से हो जाएगा, अदरवाइज उसका नेचर इस तरीके का है कि आप उसे सेपरेटली परचेज कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, तो वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होता है। रेसिपी ए पेटेंटेड है, लीगली आइडेंटिफाइड है अलग, तो सेपरेबल है, क्लियरली आइडेंटिफाइड है, तो आइडली ये तो बुक होना चाहिए अलग से। रेसिपी बी ऑल दो पेटेंटेड नहीं है, बट छोटा सा लॉजिक सोचो, अलग से खरीदी है ना, जब आप अलग से खरीद सकते हो तो आप अलग से बेच भी तो सकते हो, मतलब सेपरेटली सेलेबल है, ट्रांसफरेबल है, तो ये भी सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है, तो बी भी आपको अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ए और बी दोनों अलग अलग रिकॉर्ड होंगे। ठीक है जी, यही क्वेश्चन ने पूछा था, आप इसे रीड कर सकते हैं। देखिए मोटा मोटा मैं क्रक्स आपको बताते जा रहा हूं, जरूरत हो तो पढ़ना, नहीं तो रहने देना, कोई टेंशन नहीं है। लीजिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ गया अपने पास, इंड एस 34। इंड एस 34 क्या कह रहा है? ये बेसिकली पूछ रहा है कि अगर आपका इंटरिम पीरियड ये है, इंटरिम पीरियड खत्म हो रहा है 30 सितंबर X1 को, तो आप बताओ कॉरेस्पॉन्डिंग क्या क्या आप कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, अगर ये क्वार्टरली फाइनेंशियल बना रहा है या हाफ ईयरली फाइनेंशियल बना रहा है। उसने बोला आपका इंटरिम पीरियड खत्म हुआ 30 सितंबर X1 को, ठीक है, पहले मानो कि आपने सिर्फ क्वार्टर बनाया 30 सितंबर का, तो अब आप बताओ कंपैरेटिव में क्या क्या बनाओगे, बैलेंस शीट क्या बनाओगे, P&L क्या बनाओगे, कैश फ्लो क्या बनाओगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या क्या बनाओगे। सेम वे में एक बार अज्यूम करो कि अगर आपने हाफ ईयर क्लोज किया तो आप क्या क्या बनाओगे। ठीक है, देखो जब आप क्वार्टरली क्लोज कर रहे हो तो जब आप P&L की बात करोगे तो आपने करंट क्वार्टर बनाया होगा, आपको 6 महीना बनाना पड़ेगा, मानते हो बात, साथ साथ पिछले साल का कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर और पिछले साल का 6 महीना बनाना पड़ेगा। करेक्ट? बैलेंस शीट, चलो मैं सीधे आंसर में लेके चलता हूँ ना, आपको ऐसे समझ आना थोड़ा मुश्किल होगा, वहां से डायरेक्टली रीड कर लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी।
ऐसे क्वेश्चन जनरली पेपर में आने के चांसेस तो बहुत कम है, बट फिर भी ठीक है, चलो आरटीपी में दे रखा है, मैं क्विकली रन करा देता हूँ। देखो अगर आप क्वार्टरली बना रहे हो चीज़ें, तो बैलेंस शीट तो देखो ईयर एंड की बनेगी, सॉरी जब आपका इंटरिम पीरियड एंड हो रहा है वहाँ की बनेगी, और पिछले साल जब भी एंड हुआ है वहाँ की बनेगी, ठीक है। पी एंड एल करंट क्वार्टर, करंट 6 महीना, करंट क्वार्टर का पिछला साल का कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर, 6 महीने का पिछले साल का कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर, कॉरेस्पॉन्डिंग 6 महीना, ठीक है। कैश फ्लो और सोसी 6 महीने के बनेंगे, तो 6 महीने का सोसी, 6 महीने का कैश फ्लो। सोसी और कैश फ्लो बनता है जी ईयर टू डेट का, तो अगर आपने जून में क्वार्टर खत्म किया होता तो 3 महीने का बनता, सितंबर में किया है तो 6 महीने का बनेगा, दिसंबर में किया है तो 9 महीने का बनेगा। करंट का दिखाओगे, साथ साथ पिछले साल का कंपैरेटिव दिखाओगे, ठीक है, यही दोनों में लिखा हुआ है। अगर आप 6 महीना हाफ ईयरली अकाउंट्स बनाते तो भी देखो बैलेंस शीट तो सेम ही जाने वाली थी, सोसी भी सेम जाने वाला था, कैश फ्लो भी सेम जाने वाला था। पीएनएल में चेंज हो जाता क्योंकि अब आप 6 महीने का पीएनएल दिखा रहे हो, तो करंट ईयर का 6 महीना, पिछले साल का कॉरेस्पॉन्डिंग 6 महीना, मतलब आप ईयर टिल डेट दिखा रहे हो ना नंबर, तो पिछले साल का भी ईयर टिल डेट दिखा देना, दैट्स इट, ये रहा, ठीक है जी, डन। चलो लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं आपसे, इंडेस 105 का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो वैसे तो बहुत इजी है, बट फिर भी इंस्टीट्यूट ने जो अच्छे क्वेश्चन दिए उसमें से एक ही है। लास्ट क्वेश्चन है, चलिए। ऑन 1 जनवरी 20X1 द कैरिंग अमाउंट ऑफ रेलेवेंट एसेट ऑफ अ डिवीजन इज, ये गुडविल दे रखी है जी, ये पीपी दे रखा है, ये इन्वेंट्री दे रखा है, टोटल कितना हो गया दोस्त? 7.2 लाख का आपका कोई ऑपरेशन है। ऑन 1 जनवरी 20X1 स्टार लिमिटेड ने क्या किया है, एक्टिवली सर्च करना शुरू कर दिया इस डिवीजन को बेचने के लिए, और इसके लिए इस पे नंबर ऑफ इंक्वायरीज आई है। तो क्या मेरा ये कहना ठीक होगा कि 1 जनवरी विल बी डेट जिस दिन मैं इन एसेट को क्या कर दूंगा, हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई कर दूंगा। हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई करते ही मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी कैरिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी, रिकवरेबल अमाउंट निकालनी पड़ेगी, और देखना पड़ेगा कि क्या कोई इंपेयरमेंट लॉस तो नहीं आ रहा। ये कब करूंगा, ऑन डेट ऑफ हेल्ड फॉर सेल। तो जब भी आप हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई करते हैं उससे जस्ट पहले उसी दिन ये मान लो कि आपको कैरिंग अमाउंट निकालनी होती है, और दूसरी चीज आपको रिकवरेबल अमाउंट निकालनी है और इंपेयरमेंट लॉस बुक करना होता है। इसके बाद जो आपकी रिवाइज कैरिंग वैल्यू आएगी ना, वो आपकी हेल्ड फॉर सेल में चली जाएगी, और उसको आप क्या करोगे, आगे आगे ईयर ऑन ईयर उस पर आगे काम करोगे, ठीक है जी। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑन 1 जनवरी 20X1 डायरेक्टर ने एस्टिमेट किया कि भैया इतनी वैल्यू होनी चाहिए, ये तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है। क्या आपकी कैरिंग वैल्यू आ रही है 7.2, रिकवरेबल अमाउंट आ रही है 6.4, क्या मेरा ये कहना ठीक होगा? क्या कह रहा हूं मैं, देख लो। कैरिंग वैल्यू आ रही है 7.2, रिकवरेबल अमाउंट आ रही है 6.4, लॉस आ गया जी 0.8। अब ये लॉस सबसे पहले कहाँ जाएगा सर, गुडविल में, तो गुडविल को भैया जरा इतने से कम कर देना। ये जो गुडविल है ना, अब ये 0.8 से कम हो जाएगी, अब ये सिर्फ 0.4 लाख की बचेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। कंपनी के पास एक रिवाइज ऑफर आ चुका है जी 6.6 लाख का। हमने कहा ठीक है, साल कब खत्म हो रहा है दोस्त, 31 मार्च X1 को। उसमें भी उसने बोला कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 6.6 लाख की आनी चाहिए, और ड्यूरिंग द ईयर सेल कितने की कर दी, इतने की कर दी। सॉरी, द सेल इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय इतना। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना एक छोटी सी बात। 1 जनवरी X1 को आपने उसे हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई कर दिया। 31 जनवरी X1 को हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, रीअसेस करनी पड़ती है कैरिंग वैल्यू, और देखना पड़ता है कि कोई नुकसान वगैरह तो नहीं आ रहा। यहां पे कैरिंग वैल्यू आ गई जी 6.4, यहां पे आपने कैरिंग वैल्यू निकाली 6.6। हमने कहा ठीक है, तो सॉरी यहां पे आपने रिकवरेबल वैल्यू निकाली 6.6। क्या मेरा ये कहना ठीक होगा, आपके पास इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल आ जाएगा 6.6 माइनस 6.4, 0.20 लाख, ठीक है। हमें पता है कि हम इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल कर सकते हैं। अब छोटा सा ना यहाँ कैच है, कैच मालूम है क्या है, आपने इंपेयरमेंट किसका किया था पता है, आपने गुडविल का इंपेयरमेंट किया था। गुडविल के इंपेयरमेंट का रिवर्सल अलाउड है, इंडेस 36 मना करता है। तो आपने ये जो इंक्रीज आ रहा है ना, आपको इसे इग्नोर करना पड़ेगा। बोलो क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो 1 जनवरी को आपने इंपेयरमेंट किया था जी गुडविल का, और गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल अलाउड नहीं है, तो आप इस रिवर्सल का कुछ
नहीं कर सकते। ठीक है जी, आगे बात करें। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके बाद कह रहा है फ्रॉम द पीरियड इतने से इतना इन्वेंट्री जो थी इतने की हो गई, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इतनी है। हमने कहा ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, डिस्क्लोजर्स बता दो और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता दो। बहुत सिंपल है। देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो मैंने बता दिया कि आप 1 जनवरी को क्या करोगे, 31 मार्च को क्या करोगे वो बता दिया। डिस्क्लोजर की जब बात करूं, देखो दिस इज अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन जिसको आपने बंद कर दिया। तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के केस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का प्रॉफिट अलग से दिखाना होता है, उसका टैक्स अलग से दिखाना होता है। डिटेल नहीं दिखानी होती, टोटल नंबर दिखाना होता है। डिटेल उसकी कहाँ पे जाती है, डिटेल उसकी जाती है दोस्त आपके नोट्स के अंदर। तो जो भी आपने उस पर प्रॉफिट या लॉस कमाया, जैसे इन्वेंट्री पे जो भी आप कमा रहे हो वो आप अलग से P&L में एक प्रॉफिट की लाइन आइटम दिखा दोगे, नोट्स में आप उसकी डिटेल डालोगे कि उसका क्या क्या ब्रेकअप है। इसके अलावा 31 मार्च को जब आपकी बैलेंस शीट क्लोज होगी तो ये जितने भी एसेट है सिंस दे आर हेल्ड फॉर सेल तो आपको बैलेंस शीट में उन्हें अलग से दिखाना पड़ेगा। ये बेसिकली डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। मतलब बैलेंस शीट में अलग से दिखा दो, P&L में एक लाइन आइटम में दिखा देना गेन, टैक्स है तो टैक्स दिखा देना और नोट्स में उसका डिस्क्लोजर दे देना। और रही बात अकाउंटिंग की, वो मैं आपसे दोनों केसेस में बात कर चुका हूँ। ठीक है दोस्त, तो ये हो गई आपकी मोटा मोटा आरटीपी सॉल्व। हम लोगों ने ज़्यादा मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, मतलब पूरे एक एक करके सॉल्व नहीं किए, बट हाँ मैंने आपको पूरे क्वेश्चंस के सारे ग्लिम्स दे दिए। जितनी चीज़ें बताइए अगर आप ओपन भी करके देखोगे इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगर आपको इसके बाद क्वेश्चन करने की ज़रूरत हो तो करना, नहीं तो जितना मैंने बता दिया अगर आपने उतना सुन लिया दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे इसे क्लोज करता हूँ एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आराम से अपनी प्यार से प्रिपरेशन करो, बहुत मेहनत से प्रिपरेशन करो और आराम से जाके अपना एग्जाम दो। ठीक है दोस्तों, जय श्री श्याम।